नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ हुए जयंती मिश्रा। कोई इधर चला, कोई उधर चला। चुनावी साल में आया राम गया राम का सिलसिला बदस्तूर जारी है। विधानसभा के चुनाव नजदीक है और राजस्थान में सेंधमारी का खेल शुरू हो चुका है। कभी बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है तो कभी कांग्रेस का हाथ मजबूत हो रहा है। दिग्गज कांग्रेसी भी कभी कभी भगवा धारण कर लेते हैं और आज ही बाबा की पोती ज्योति भगवा पार्टी में शामिल हो गई। जांच लैंड कहें या फिर किसान बेल्ट, नागौर के दिग्गज सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाली ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। राजस्थान में सियासी हलचल पैदा हो चुकी है, लेकिन ये बात अलग है कि ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से क्या नफा नुकसान होगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाथ का साथ छोड़ते ही बार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। जो पार्टी कभी मां हुआ करती थी वो अब खराब हो गई है और जिनको ज्योति मिर्धा का जीत का चेहरा दिखता था उन्हें अब ज्योति मिर्धा कमतर नेता नजर आती है। खैर, अपना अपना नजरिया है, कौन कितना बड़ा नेता है और किसमें कितना गठबंधन किसके साथ होगा, किस पार्टी में जाएगा, ये मुद्दा अलग है। लेकिन सवाल इन सभी चीजों के बीच में ये है कि आखिर बाबा की पोती ज्योति भगवा क्यों हो गई और क्या किसान बेल्ट में बीजेपी की सेंधमारी जाने वाले चुनावों में फायदा पहुंचाएगी। आज बात इसी मुद्दे पर। कांग्रेस के अंदर मेरे कार्य कर पाने के अंदर अड़चने आ रही थी। पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही। कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक भी कह रही कि हम असुरक्षित हैं। ज्योति मिर्धा जी, आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो। तो देखिए, सियासत तौर पर अगर देखा जाए, सियासी तौर पर मुद्दा बेहद खास है, चुनाव से पहले है, जरूरी है और इसलिए हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। अरुण शर्मा, कांग्रेस नेता, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया आपका पधारने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। विकास बारहट, बीजेपी नेता, हमारे साथ में है। मिथिलेश जैमिनी, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अरुण जी आप ही के साथ। सर, ऐसा होता है हमेशा क्योंकि चुनावों से पहले बदलाव नजर आते हैं, लेकिन बदलाव जब कांग्रेस पार्टी में होते हैं, बावजूद इसके कि कहा जाता है कि मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है, मतभेद भुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज के इस वाकये पर क्या कहेंगे? ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है। अरुण जी। जी जयती, आज की ये हेडलाइन है शायद कि ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई और ये न्यूज़ इसलिए भी थोड़ी बड़ी है। 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में बड़ी निष्ठा से जुड़ी हुई मिर्धा परिवार, मतलब इनके दादा भी बहुत बड़े दिग्गज नेता थे कांग्रेस के। जी। लेकिन पिछले 5-1 साल से ज्योति मिर्धा बिल्कुल ही इनएक्टिव थी राजनीति में और कोई कंट्रीब्यूशन उनका पिछले 4.5-5 साल में देखने को नहीं मिला है। इवन अपीयरेंस भी उनकी नहीं थी। और लगे हाथ मैं ये भी कह दूं कि हालांकि पीहर पक्ष से ज्योति घोर कांग्रेस से जुड़ी हुई फैमिली से थी, लेकिन ससुराल पक्ष से वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और काफ़ी बड़े औद्योगिक घराने से संबंध रखती हैं वो। और एन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ये जो फैसला किया है, इसका जवाब तो सिर्फ वो ही दे सकती हैं कि 40-50 साल पुरानी जो निष्ठाएं हैं वो ओवरनाइट कैसे बदल गई। इनका जवाब तो उन्हीं के पास होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उनके जाने से जो राजस्थान में नागौर या किसान वर्ग है उसमें कोई असर नहीं होगा, क्योंकि किसान तो अब समझ चुका है जयती कि बीजेपी का तो संबंध ही क्या है उनसे। हम किसान आंदोलन के दौरान 750 किसानों की शहादत देख चुके हैं। 1 साल तक बीजेपी ने उनकी कोई सुध नहीं ली और एक्चुअली 1 साल नहीं, पिछले 3 साल, उससे पहले 3 साल तक हर साल किसान पूरे देश से जंतर मंतर आते थे दिल्ली के। कोई डिप्टी डायरेक्टर लेवल का अफसर भी उनसे मिलने को तैयार नहीं हुआ। तो इसलिए किसान तो अब भारतीय जनता पार्टी को समझ चुका है। आप कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया की औपचारिक तो ऐलान आज हुआ है, लेकिन उनकी जो श्रद्धा थी वो
कुछ दिनों पहले से आपको नजर आने लगी थी भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन एक चीज आपने कभी कोशिश की बतौर, क्योंकि वो एक सदस्य थी पार्टी की, वो आप कह रहे हैं कि कम एक्टिव नजर आ रही थी, कभी कोशिश हुई बातचीत की, कोई समन्वय स्थापित करने की या फिर जो गिले शिकवे हैं उन्हें भुलाने की? नहीं, देखिए वो शायद लंबे समय से ये चल रहा था। मुझे याद है पिछले इलेक्शन से पहले भी इस तरीके की अफवाहें थी कि ज्योति मिर्धा शायद बीजेपी ज्वाइन कर लें, तो इसकी शॉक वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि ऐसे में निष्ठाएं किस रूप में बदलती हैं, क्या दबाव है, क्या सोच है, वो जरूर सोचने वाली बात है। बाकी अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की, अभी से थोड़ी देर पहले कुछ राज्य अधिकारियों ने भी, सरकारी अधिकारी जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने भी दामन थामा है बीजेपी का। अगर वो इस टाइप की रेजगारी उठा के भारतीय जनता पार्टी खुश होना चाहती है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है, चलिए विकास भारत जी आप बताइए, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी चुनावों में करती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कहा जाता है कि 24 घंटे और 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, लेकिन अब क्योंकि ज्योति मिर्धा का साथ आपको मिला है, क्या लगता है, क्योंकि पहली चुनौती तो उनके विधानसभा चुनाव और दूसरी चुनौती उनके फिर लोकसभा चुनावों की हो जाएगी। वो कह रही है कि जहां दरकिनार किया गया, जहां नेग्लेक्ट किया गया, उसी को मजबूत बनाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के अंदर जब पार्टी फॉर्म होती है तो पार्टी की डेफिनेशन अगर हम लेते हैं तो ये होता है कि समान उद्देश्यों के साथ जो लोगों का समूह उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है, और वो उद्देश्य अगर राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक पार्टी कहा जाता है। हमारे देश में कोई भी पार्टी का गठन जब हुआ तो उसके उद्देश्य निश्चय ही मान के ये लिया होगा कि लोगों की सेवा करी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से करी जाए। लेकिन जब वो पार्टी काम करते 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 लोगों की सेवा से एक परिवार मात्र की सेवा पे आके टिक जाती है, तो मैं मानता हूं कि कई विवेकशील लोग, सिर्फ ज्योति मिर्धा जी एकमात्र इसका उदाहरण नहीं है, इनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हेमंत विश्वा शर्मा जी, किरण कुमार रेड्डी जी, हार्दिक पटेल जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, अनिल एंटनी जी, CR केसवन जी, और ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको यहाँ बताने लगूंगा, तो ये आप और सभी जानते हैं। अब इन लोगों के वहां जाते ही, जब आज, जैसा कि मैं माफी चाहूंगा, मुझे नहीं कहना चाहिए ये शब्द मेरे हिसाब से बड़ा अशोभनीय और असंसदीय है, लेकिन जैसा अभी कहा गया रेजगारी, इन्हीं प्रकार के शब्दों और इन्हीं प्रकार के आचरणों से क्षुब्ध होकर लोग देखते हैं कि अगर आज जनसेवा करी जाए, राष्ट्र की सेवा करी जाए, तो सही मायने में एकमात्र विकल्प आज की राजनीति में भारत के अंदर है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और इसी का कारण है, और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि ज्योति मिर्धा जी ने भी कहा कि वो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर राष्ट्र सेवा और देश सेवा और लोगों की सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आई हैं, और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना मजबूत निर्णय लिया, इस कुंठा से बाहर आई और इस प्रकार की कार्यशैली से बाहर निकलकर एक प्रगतिवादी विचारशील पार्टी के साथ वो जुड़ी है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो एक सफल उद्यमी रही हैं, एक पढ़ी लिखी शिक्षाविद रही हैं, और एक सफल राजनीतिक नेता के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने समाज में और किसान वर्ग में एक पहचान बनाई है। उस पहचान का वो सदुपयोग जो उन्होंने किया है, उसके साथ वो जनसेवा कर पाएंगे। लौटूंगी, लेकिन मिथिलेश जी, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई कह नहीं सकता, बहुत प्रत्याशित स्थितियां नहीं होती, कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती है जो सोचा नहीं जाता। लेकिन ज्योति मिर्धा का जो आज ये हुआ है परिवर्तन, उन्होंने दामन भारतीय जनता पार्टी का थामा, इसकी सुगबुगाहट तो थी, तो फिर क्यों नहीं बचा पाई कांग्रेस? आपको क्या लगता है? क्योंकि कोशिश की जाती तो बातें तो आती, लेकिन कोशिश के बिना सिर्फ और सिर्फ ऐलान ही सामने आया। देखिए, ज्योति मिर्धा लगातार 2 चुनाव हार चुकी है। 2 चुनाव हारने के बाद में जो हनुमान बेनीवाल ने पिछले चुनाव में कहा कि 2240 सासरिया की फिल्म 2 रिलीज हो गई है, और उन्होंने कहा कि ज्योति मिर्धा ने एक बयान दिया था कि जो हमारे घर पर दरी उठाता था वो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, और हनुमान बेनीवाल ने उसी बयान से उनको पटकनी दी। अब बीजेपी के पास क्या हुआ कि हनुमान बेनीवाल ने उनके साथ सहयोग करके एनडीए में शामिल होकर MP बने और 25 के 25 इनके जीते। लेकिन किसान आंदोलन या अग्निवीर भर्ती, उसमें हनुमान बेनीवाल ने एनडीए का दामन छोड़ दिया, और वो जाट बेल्ट में एक लड़ाका जाट किस्म के नेता के रूप में अपनी स्थापना कर चुके। अब कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस में कोई जाए आए, कांग्रेस एक ऐसा दल हो गया, अभी गोविंद मेघवाल जी ने आडवाणी जी के लिए कह दिया कि विधवा चाची का प्रलाप चल रहा है, विधवा चाची, ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं। और कांग्रेस में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं है। आज झोटवाड़ा विधानसभा में एक फंक्शन था, इनमें इनके राव दान सिंह जी आए थे, और जो लोकसभा का, वहां पर हालत यह कि आराम से कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस का कार्यक्रम चल रहा है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आता है, बेवजह माहौल खराब करता है। तो कांग्रेस में तो वीडियो बना के और पार्टी को नीचा दिखाने का चल रहा है। निवाई में हमने कल देखा
खुद प्रियंका गांधी परिवार की मुखिया बैठी है और वो कह रहे हैं आई लव यू, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत जिंदाबाद, तो उनको खड़ा होकर चुप कराना चाहिए था। तो कांग्रेस में जो ये अनडिसिप्लिन मॉब हो रहा है उसका बीजेपी को फायदा हो रहा है, और उसका मानसिक फायदा उठाने के लिए ज्योति मिर्धा को जोड़ा गया है। ज्योति मिर्धा इंडिया बुल्स फैमिली से, उनकी सास 5 साल पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुकी। इनके साथ जो एक अधिकारी जुड़े हैं जो खिमसर से चुनाव लड़ चुके हैं, हनुमान बेनीवाल से 18,000 वोटों से हारे थे, सवाई सिंह गोदारा, वो जरूर एक मेजर, उन्होंने 65,000 वोट लिए थे, उनका जरूर थोड़ा वजूद है। तो कुल मिला के वो कांग्रेस से थे। तो कुल मिला के जो जाट बेल्ट है, जो दिव्या मदेरणा के लिए भी कहा जा रहा है, और हो सकता है 2-5-10 दिन में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती तक कांग्रेस में कई लोग भगवा पट्टे पहनते दिखाई दे। जो कांग्रेस का प्लान नहीं है, लेकिन बीजेपी का प्लान भी है, क्योंकि कांग्रेस में कुछ ही समय रह गया। कांग्रेस में सबसे एक बड़ी बात है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक कांग्रेस ए है, एक कांग्रेस एस है। एक सचिन पायलट की कांग्रेस है, एक अशोक गहलोत कांग्रेस की। जहां अशोक गहलोत कांग्रेस भारी, वह सचिन पायलट वाले प्रदर्शन करके एक वीडियो रील बनाकर पिक्चर बना रहे हैं और कांग्रेस का माहौल खराब कर रहे हैं। ठीक है योगेश जी, आप बताइए, क्योंकि काफी लंबे समय से आप गहन तौर पर देख रहे हैं, आपने तो देखा है हर चुनाव, लेकिन नागौर का मिर्धा परिवार, इतनी बड़ी पहुंच, राजनीतिक कद इतना बड़ा, और उसके बाद में नाथुराम मिर्धा की पोती, उनके चाचा का भी हमने देखा जिस तरह से भैरों सिंह शेखावत उन्हें लेकर आए भारतीय जनता पार्टी में। कोई किस्सा याद आ रहा है आज के वाकये के बाद में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जयती की गंगाराम चौधरी से लेकर ज्योति मिर्धा तक, आपको ध्यान होगा जब बीजेपी का गठन हुआ 1980 में, उससे पहले जनसंघ था, और ये कहा जा सकता था किसान कम्युनिटी जागीरदार सामंत प्रथा के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद हुई थी 1952 के वक्त, और लैंड एक्ट्स बने नए, और उसके बाद किसानों को उनकी भूमि के अधिकार दिए गए। उस ज़माने में बलदेव राम मिर्धा जो कि किसान आंदोलन के प्रणेता थे उस ज़माने में, और जोधपुर में आपको ध्यान है कि मारवाड़ किसान सभा के जरिए वो मूवमेंट चला, और किसान कम्युनिटी, किसान नेता कांग्रेस के साथ आए। नाथुराम मिर्धा कांग्रेस के साथ आए, और बाद में नाथुराम मिर्धा वो चेहरे बने कांग्रेस के कि जब पूरे देश में केवल 2 लोकसभा सीट आई थी, तब नाथुराम मिर्धा भी राजस्थान से सांसद बने थे। तो एक तरह से वो कांग्रेस का संक्रमण काल था, लेकिन नाथुराम मिर्धा अजय रहे। नाथुराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा है, अब सरकारी स्कूल से पढ़ी है, जयपुर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से ही कि वो छात्रा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से आयात करने की। किसान मूवमेंट के बाद से ये एक फैक्टर काम कर रहा है बीजेपी के अंदर कि हमें ज़मीनी और प्रोफाइल लीडर्स चाहिए, जो परिवारवाद के कारण भी जिनकी पहचान हो, विरासत के कारण भी जिनकी पहचान हो। तो मिर्धाज का अपने आप में नागौर की पूरी ज़मीन पर अपना दबदबा है। इनके चाचा रिशपाल मिर्धा हैं, ज्योति मिर्धा के उनके बेटे हैं विजयपाल मिर्धा, वो डेगाना के विधायक हैं। एक दूसरी जो ब्रांच है हरेंद्र मिर्धा का परिवार है, और वो पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे राघवेंद्र मिर्धा हैं। तो एक पूरा एक बंच है मिर्धाज का। मिर्धा क्या होते हैं, कौन होते हैं, थोड़ा सा समय लूँगा। मिर्धा उसे कहते हैं जब पुराने ज़माने के अंदर जोधपुर जब राजा दरबार के वक्त जो डाक पहुंचाने का काम करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह स्टेट्स में डाक पहुंचाने का काम करते थे, उनको मिर्धा शब्द की उनकी उत्पत्ति हुई और उनको मिर्धा कहा गया। बाद में यही सरनेम बन गया, और इस बलदेव राम मिर्धा के कारण इस परिवार का अपना एक बड़ा वजूद, पूरे राजनीतिक आभामंडल पैदा हो गया, किसान कम्युनिटी के नेता हो गए, और कांग्रेस में मिर्धा परिवार का अपना एक दबदबा हुआ, चाहे वो नाथुराम मिर्धा की फैमिली हो, चाहे रामनिवास मिर्धा की फैमिली हो। भानु प्रकाश मिर्धा जो ज्योति मिर्धा के चाचा रहे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, और भैरों सिंह शेखावत उनको ठीक इस तरह से लेकर आए थे, क्योंकि कांग्रेस मतलब मिर्धा कहा जाता था नागौर की राजनीति में। तो उस ज़माने में भैरों सिंह शेखावत ने बहुत चालाकी और बहुत राजनीतिक चातुर्य के साथ भानु प्रकाश मिर्धा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन ठीक नॉमिनेशन के वक्त ही सबको पता लगा कि भानु प्रकाश मिर्धा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और अचानक से उनको लाया गया और अनायास उनके टिकट के ऊपर मोहर लगी और फटाफट उनको चुनाव लड़ा दिया गया, और वो एमपी बन गए, और उस जमाने में उन्होंने रामनिवास मिर्धा को चुनाव हरा दिया। तो ये योगेश जी, अब ये बताइए, क्योंकि बदलाव हुआ है इससे, अब क्योंकि इस तरह की तस्वीरें आती है चुनाव से पहले, और भी आ सकती है दोनों ही दलों की ओर से, लेकिन प्रभाव पड़ता हुआ, क्योंकि राजस्थान में जाट वोटर्स जिस तादाद में है और जितना
इंपॉर्टेंट ये समुदाय है, 14% जाट समाज है, और उसके अलावा दोनों ही दल जानते हैं कि महत्वता कितनी है। बदलाव कहां से होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए जयती, जाट मतदाता राजस्थान में जिधर फ्लो करता है वहाँ सरकार बनने की स्थिति संभावनाएं बढ़ जाती है। पिछली बार देखा आपने, कांग्रेस की तरफ मूवमेंट था और उसका लाभ मिला, चाहे मारवाड़ में मिला हो, चाहे जयपुर ग्रामीण का ढूंढाड़ का अंचल हो, और चाहे आपका मेरवाड़ा का अंचल हो। तो ये फर्क पड़ता है। नागौर हो, शेखावाटी में कांग्रेस ने सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों जगह पर जाट बेल्ट में कांग्रेस को मत पड़े। अब सवाल उठता है कि बीजेपी कैसे रोके इस मत को। नागौर जाट हेडक्वार्टर कहा जाता है, राजनीतिक संदेश अगर किसान कम्युनिटी में जाता है तो नागौर चाहता है। वहाँ सबसे बड़ा चेहरा जाट राजनीति के हैं हनुमान बेनीवाल, जिनको टक्कर देना भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि लगातार वो संसद के अंदर, संसद के बाहर किसान की बात करने लग गए, किसान कम्युनिटी के साथ खड़े होकर आवाज बुलंद करने लग गए, और एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ दिया। किस हद तक ये लगता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल अब अलग अग्रेसिव अंदाज में नजर आ रहे हैं, उनके मुद्दे अब अलग हैं, तो उनकी जगह ज्योति मिर्धा ले पाएंगी? जयती, मुझे जो लगता है ज्योति मिर्धा सांसद मटेरियल है, उनको सांसद के बतौर यहाँ पर हनुमान बेनीवाल के सामने उतारा जाएगा। आपने देखा होगा, और सवाई सिंह जो गोदारा हैं, जो आए हैं, वो खींवसर से चुनाव लड़ सकते हैं, और अब की बार हनुमान बेनीवाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है खींवसर से उनकी पत्नी चुनाव लड़े हनुमान बेनीवाल की, और खुद हनुमान बेनीवाल 2 जगह से चुनाव लड़े। ठीक है योगेश जी, समय का अभाव है, मैं लौटूंगी। एक बार अरुण जी आप बताइए, पहले सुभाष महरिया, उनके साथ भी बातचीत की कोशिश हुई नहीं हुई ये सब आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद ज्योति मिर्धा, जितना आप काम नजर आ रहे हैं कैमरा पे, उतना काम वाकई में है? किसी भी तरह से दल को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? क्या कहेंगे इसको लेकर? बदलाव नहीं हो पाया है बावजूद इसके, क्योंकि बैठकें जारी है, बैठकों के बाद भी मतभेद नहीं खत्म हो रहे अभी? नहीं जयती, मुझे नहीं लगता कि आज के हालात में कांग्रेस में कोई मनभेद अब बचे हैं, लेकिन फिर भी हर कालखंड में लोग जाते रहे, आते रहे। अभी मेरे मित्र एक लिस्ट गिना रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, ऐसी लंबी लिस्ट है, नारायण राणे हैं वहाँ महाराष्ट्र से। उनकी हालत क्या है भारतीय जनता पार्टी में, ये सार्वजनिक है। बीजेपी एमपी फॉर एग्जाम्पल, जहाँ ज्योतिरादित्य के लिए इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं, 4 बीजेपी वहाँ इस समय काम कर रही हैं। बीजेपी शिवराज, बीजेपी महाराज, बीजेपी नाराज, तो मतलब रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं। और अब ये जो मैंने कहा, ये मेरे दोस्त नाराज तो हो गए, पर ये जो बटोरने की स्थिति है, हर राज्यों में इन्होंने यही किया है। एक दिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अजीत पवार सबसे भ्रष्टतम पार्टी में है और उन्होंने 73,000 करोड़ का घोटाला किया है। 48 घंटे बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। तो ये सिलसिला काफी लंबा चल रहा है और नतीजा इसका सामने देखना पड़ेगा सब। ठीक है मिथिलेश जी, आप बताइए, क्योंकि चुनौतियां ज्योति मिर्धा के सामने भी अपने आप को प्रूव करने की, जहां कमतर माना गया और अब एक करिश्मा उन्हें कर दिखाना है। 2 हार के बाद में अब चुनौती सबसे पहले क्या नजर आती है नए दल के साथ? देखिए, ज्योति मिर्धा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि वो उस जाट बेल्ट को, जिसमें आप देखिए बीजेपी के लिए क्यों लेना पड़ा, उपचुनाव हुए, सरदार शहर में राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों थे, 47,000 वोट आरएलपी ले गई, कुछ नहीं कर पाए, तमाम उपचुनाव हारे, सहाड़ा हारे। तो ये जो इनकी हालत है बीजेपी के, कि इनके पास सांवरमाल जाट के बाद में कोई जाट चेहरा नहीं है। और हनुमान बेनीवाल ने, राजस्थान के जाटों को अब तक 2ym दर्जे का माना जाता था, दिल्ली, यूपी और हरियाणा इनके जाटों को अग्रणी नेता माना जाता था, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने पहली बार बैठ करके ये साबित कर दिया कि राजस्थान का जाट लीडर भी बड़ा लीडर हो सकता है। और दूसरा, आज कैबिनेट में कोई जाट लीडर नहीं है, ये जाटों में पीड़ा है। तीसरी पीड़ा राजस्थान में है कि ऊपर से नीचे तक पंडित बिठा दिए जाटों में, ये एक पीड़ा उन्होंने चल रही है, जो आरएलपी में कई लोग कह रहे हैं कि ऊपर जो इनके नड्डा साहब, फिर सीपी जोशी, फिर चंद्रशेखर, फिर भजनलाल शर्मा, फिर नारायण पचारिया, तो सारे पंडित, एक सतीश पुनिया था, उसको हटा दिया। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हैं। छोटा सा कमेंट में लेना चाहूंगी विकास जी से। विकास जी, अब तो कमल ज्योति हो गई है, आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि और भी कई नाम है जो आप हमें नजर आएंगे और वो करिश्मे के तौर पर होंगे, लेकिन आज इस बदलाव के बाद कॉन्फिडेंस कितना आया है पार्टी में राजस्थान के लिहाज से, अगर पूछा जाए छोटे से शब्दों में? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं मेरे साथी प्रवक्ता जो है उनकी बात का जवाब दूं। उन्होंने कहा मैं नाराज हो गया हूँ। मैं इस बात पे दोबारा नहीं बोलना चाह रहा था, पर मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूँ और आपके दर्शकों से भी जानना चाहता हूँ कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, IPS, और एक पूर्व इनकी सांसद प्रत्याशी के बीजेपी ज्वाइन करने पर आप रेजगारी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
क्या इस पर नाराजगी आप लोगों की नहीं होनी चाहिए? क्या ये शब्द अशोभनीय नहीं है? मेरी नाराजगी या नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता। यही आपके और हमारे बीच में बेसिक डिफरेंस है, आपके और हमारे संस्कार। और मैं यही कहता हूं, ज्योति मिर्धा जी ने सही निर्णय लिया। और इसका ज्योति जी, एक मिनट में आपकी दूंगा। आपने जो पूछा, बिल्कुल निश्चित ही किसान समाज, जिस किसान को इन्होंने 1 2 3 4 10 तक की गिनती इनके राजकुमार यहाँ गिन के गए थे, वो किसान समाज ठगा हुआ महसूस कर रहा था। आज वो किसान समाज ये ठान चुका है। ठीक है, जब ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है तो जगह जगह लोगों का हुजूम ये बता रहे हैं। और ज्योति मिर्धा सभी तरीके से यही स्वीकार किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास जी, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस भी तरह से जो भी बदलाव हो, आया राम गया राम, जितनी भी चीजें हमारे सामने आए वो जनता के हित में आए, एक स्वस्थ लोकतंत्र का ढांचा यहाँ पर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास विषय पर अपनी बातचीत हमारे साथ करने के लिए। चलिए आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार। कांग्रेस के अंदर मेरे कार्य कर पाने के अंदर अड़चने आ रही थी। पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही। कांग्रेस पार्टी की महिला विधायक भी कह रही कि हम असुरक्षित हैं। ज्योति मिर्धा जी, आप डूबते हुए जहाज में सवार हो गए हो।